अब मैं आखिर में अक्टूबर सोशलिस्ट इनकलाब और कामरेड नज़ीर अब्बासी की शहादत के उन्वान पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल कामरेड इमदाद काजी से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। कामरेड इमदाद काजी। मेरे दोस्तों और साथियों, आज हम इस नवंबर महीने में अक्टूबर सोशलिस्ट इनकलाब की सालगिरह मना रहे हैं। अक्टूबर सोशलिस्ट इनकलाब की सालगिरह मनाने की क्या ज़रूरत है, हम क्यों उसे मनाएं? वो इनकलाब बपा हुआ रूस में, तो हम संघ में बैठकर, पाकिस्तान में बैठकर उस इनकलाब को क्यों मनाएं? और फिर ये इनकलाब की सालगिरह सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, यानी मासवाए 2-3 ममालिक के, वो कौन से ममालिक? ईरान, सऊदी अरब और तीसरा जो यूएई है, जिसको हम अरब इमारात कहते हैं, जिसमें अबू धाबी और ये 4 रियासतें आ जाती हैं। इनके अलावा दुनिया के हर मुल्क में, हत्ता कि अमेरिका में, इस इनकलाब की सालगिरह मनाई जाती है। ये इनकलाब रूस में ज़ार बादशाह के ख़िलाफ़ एक तहरीक के नतीजे में वजूद में आया, इनकलाब आया। रूस में ज़ार की बादशाहत सदियों पुरानी थी। अवाम के एहतजाज के बदले में अवाम को गोलियां मिलती थी और अवाम भूख अफलास का शिकार होते हुए जब हुक्मरानों के सामने, बादशाह के माल के सामने इकट्ठे होकर वो वहाँ पर पुकार करते थे कि हमारी वेजेस बढ़ाई जाएं, महंगाई को कम किया जाए, हमारे लिए रोज़गार का इंतज़ाम किया जाए, तो उन निहत्ते लोगों पर गोलियां चला के उनको शहीद किया जाता है। इस तरह के अमाल की वजह से खुफिया तंजीमें बनने लगीं और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के गिरोह जो है वो बनने लगे और आखिर 1898 में उन तमाम ग्रुपों को इकट्ठा करके एक इनकलाबी पार्टी तश्कील देकर और ज़ार की हुकूमत का ख़ात्मा करके एक नया अवाम दोस्त निज़ाम कायम करने के लिए वो इकट्ठे हुए। और 1898 से लेकर 1902 तक वो मुख्तलिफ 6 महीने 12 महीने के बाद मीटिंग्स होने लगी और उन मीटिंगों के नतीजे में एक पार्टी वजूद में आई जिसका नाम रखा गया रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। और उस पार्टी ने खुफिया काम शुरू किया और उन्होंने कहा कि निज़ाम की तब्दीली वो क़ुव्वतें ला सकती हैं जिनके मफाद में ये निज़ाम नहीं है। इस निज़ाम से जो लोग तंग हैं वो इस निज़ाम को गिराएंगे और जो तबकात, जो समाज का हिस्सा इससे फ़ायदा ले रहा है उसके ख़िलाफ़ ये इनकलाब होगा। अब कौन से तबके थे जो इस इनकलाब से फ़ायदे उठा रहे थे? बादशाह था, वज़ीर थे, सरमाएदार थे, जागीरदार थे। आलम यह था कि वहाँ की 80% आबादी किसान थी, यानी अभी सनती ढांचा उस तरह बना ही नहीं था। इस वजह से 80% आबादी जो है वो ज़राअत से वाबस्ता थी और ज़राअत पर, ज़मीन पर चंद जागीरदारों का, कबायली सरदारों का कब्ज़ा था और वही लोग मिलकर बादशाह का साथ देते थे और बादशाह ने उन्हीं से अफरादी मदद लेकर और उन्होंने एक फ़ौज बनाई हुई थी जो लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करती थी और उनके जासूस इदारे वो अवाम की चौकसी रखते थे और ऐसे लोगों को उठा के गायब कर देते थे। ये सिलसिला चलता रहा और फिर जब ज़ार को महसूस हुआ कि ये पार्टी तो अब मेरे गले में पड़ रही है, तो उनके जासूसों ने उस पार्टी के अंदर कुछ अपने लोग भी भेज दिए और हर पार्टी के अंदर कुछ न कुछ अंदर तजादात होते हैं। हर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ लोग होते हैं जो
लीडरशिप का शौक़ रखते हैं और उसके नतीजे में उनके अंदर इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। उन इख्तलाफात को बादशाह के जासूस इदारों ने इस्तेमाल किया और उसके नतीजे में पार्टी टूट गई। 1902 में जब पार्टी टूटी तो एक ग्रुप जो है उसका नाम रखा गया मंशवेक, दूसरे का नाम रखा गया बाल्शवेक। मंशवेक रूसी ज़बान का लफ्ज़ है, उसकी मानी है अक़लियत। बाल्शवेक रूसी ज़बान का लफ्ज़ है, उसकी मानी है अक्सरियत। तो इस तरह पार्टी अक्सरियत और अक़लियत में तब्दील हो गई। जो अक्सरियत थी उसकी नुमाइंदगी, उसकी लीडरशिप जो है कामरेड लेनिन के पास थी, और जो अक़लियत थी उसकी क़यादत जो है वो केरेंस्की के पास थी। और ये बाल्शवेक पार्टी के दबाव के नतीजे में ज़ार मजबूर हुआ कि सदियों के बाद उन्होंने इंतखाबात कराने का फ़ैसला किया और हमारी कौमी असम्बली की तरह उन्होंने एक असम्बली का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया दूमा। उस दूमा के इंतखाबात हुए। उन इंतखाबात में मज़दूरों का, किसानों का कोई नुमाइंदा नहीं आया मुंतखब होकर। तो पार्टी के अंदर जो लोग कहते थे कि दूमा का या इलेक्शन का, पार्लियामेंट बहाल करने का, इंतखाबात कराने का और जमहूरियत का जो पार्टी मुतालबा कर रही है, इसे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये वडेरे सरदार यही मुंतखब होकर आते हैं और वही मुंतखब होकर आए। मज़दूरों का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, किसानों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन लेनिन ने कहा कि इसके नतीजे में अवाम सीखता है और उसे पता चलता है कि मेरा दोस्त कौन है। तो उन्होंने कहा कि अब हमें मुतालबा करना चाहिए, ये जो पार्लियामेंट, ये जो दूमा आई है, इसमें मज़दूरों और किसानों का नुमाइंदा नहीं है। इसमें सरमाएदार हैं, ताजिर हैं, वडेरे हैं, जागीरदार हैं और ब्यूरोक्रेट हैं जो ज़ार ने अपनी हुकूमत से यहाँ पर लगा दिए हैं। इसके नतीजे में वो पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ अवाम का एजिटेशन शुरू हो गया। अवाम के एहतजाज के नतीजे में दूमा को तोड़ा गया और दोबारा इंतखाबात का ऐलान हुआ। जब दोबारा इंतखाबात का ऐलान हुआ तो उस वक्त मज़दूरों और किसानों के नुमाइंदे भी निकले। उन्होंने कहा हम भी इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन उनके इंतखाब लड़ने के अमल के दौरान हुआ ये कि जिस तरह हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि इस इलेक्शन में करोड़पति ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो गरीब आदमी लड़ नहीं सकता। तो वो पार्टी इनकलाबियों की थी, मज़दूरों किसानों की नुमाइंदा थी, और उसके नतीजा क्या हुआ कि फिर भी कोई मज़दूरों किसानों का नुमाइंदा नहीं आया। जब नुमाइंदा नहीं आया तो लेनिन पर, पार्टी क़यादत पर यह दबाव बढ़ता गया कि ऐसे इंतखाबात का क्या फ़ायदा जिसके नतीजे में हकीकी अवाम के नुमाइंदे तो आते नहीं हैं। तो लेनिन ने कहा कि ये अवाम को सबक मिल रहा है कि ये जमहूरियत, ये वोट का तरीका अवाम को कुछ दे सकता है या नहीं दे सकता। इससे अवाम आहिस्ता आहिस्ता सबक सीखते जाएंगे और फिर एक ऐसा मरहला आएगा जिसमें वो इनकलाब बर्पा करेंगे। अब फिर एजिटेशन शुरू हो गया किस बात का कि इस पार्लियामेंट में मज़दूरों का एक भी नुमाइंदा नहीं है, किसानों का एक नुमाइंदा नहीं है, ख़वातीन का एक नुमाइंदा नहीं है, नौजवानों का एक नुमाइंदा नहीं है, लिहाजा इस पार्लियामेंट को नहीं मानते। और फिर दोबारा एहतजाज शुरू हो गया। उस एहतजाज के नतीजे में मुतालबा पेश किया लेनिन ने कि मुल्क की आबादी का 80% जो है वो किसानों का है, लिहाजा पार्लियामेंट में 80% सीटें किसानों की होनी चाहिए। मज़दूर जो है इस मुल्क के अंदर 12% हैं, 17% हैं, लिहाजा 17% नशस्तें जो है दूमा की वो मज़दूरों के लिए होनी चाहिए। इस तरह उन्होंने मुतनासिब नुमाइंदगी के बुनियाद पर इंतखाबात का मुतालबा किया और वो मुतालबा उन्होंने मान लिया। इंतखाबात हुए, लेकिन ज़ाहिर है क्या हुआ, जैसे पाकिस्तान में होता है कि इसको ले जाते हैं, कोई किसान औरत नहीं जाती, कोई मज़दूर नहीं जाता, कोई वडेरे का बेटा चला जाता है मज़दूर नुमाइंदगी के लिए। इसी तरह वहाँ पर भी यही सिचुएशन बनी। फिर लेनिन ने कहा कि अब अवाम ने यह समझ लिया कि हुक्मरान तबकात इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर अवाम को इक़्तिदार इनसे छीनना है तो उसके लिए बगावत करनी पड़ेगी। और अवाम सड़कों पर निकल आए और निकलने के बाद फरवरी में
बादशाह के महल के सामने, इधर बादशाह का महल, इधर जनरल हेडक्वार्टर फौज का, बीच में लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने एहतजाज किया कि ये पार्लियामेंट हमें कुछ नहीं दे रही। ये दूमा जिसमें केरेंस्की की पार्टी यानी रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का मंशवेक ग्रुप इक़्तिदार में था और केरेंस्की मुल्क का वज़ीर आज़म था, उसके खिलाफ अवाम ने एहतजाज किया कि इन्होंने जंग चल रही है, हमारी खुराक ख़त्म हो गई है, फ़ौजियों की वर्दी ख़त्म हो गई है, फ़ौजियों के पास जूते नहीं हैं, लोगों के घर गिर गए हैं, सर्दी में भूखे मर रहे हैं, न दवा है, न खुराक है, न कपड़ा है, लिहाजा हुक्मरान इसका बंदोबस्त करे। उसमें फ़ौज ने गोलियां चलाई और गोलियां इतने बड़े पैमाने पर चली कि सैकड़ों लोग मर गए। दौड़ के वहाँ पर एक चौक है, उस दूसरे चौक पर लोग इकट्ठे हुए, फ़ौज वहाँ भी पहुँची, वहाँ भी लोगों को मारा गया। इस वजह से उस चौक का नाम है खूनी चौक। और उसके बाद मुल्क के अंदर एक सन्नाटा छा गया। अब लोगों को महसूस हो रहा था कि बादशाह को कुछ नहीं किया जा सकता। तो लेनिन ने उस दौरान एक अपना थीसिस लिखा जिसे अप्रैल थीसिस कहते हैं, जिसका पूरा जिक्र जो है नीली नोटबुक किताब है जो कॉमरेड अनवर सज्जाद ने तर्जमा की है, उसमें उसका पूरा जिक्र है। और वो कहता है कि अब इनकलाब करना है, क्योंकि अब मुल्क के अवाम इस पार्लियामेंट से, इस मुंतखब हुकूमत से भी मायूस हो चुके हैं, तो अब इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो इनकलाब कौन करेगा? तो लेनिन ने कहा कि ये फ़ौज जो है दोबारा लोगों को भून डालेगी। आपको इक़्तिदार का शौक़ है, इक़्तिदार के शौक़ में लोगों को मरवा रहे हो। तो लेनिन ने कहा कि ये एक मरतबा, दो मरतबा इन्होंने अपने ही लोगों को मारा है, लेकिन अब हमारी अपील जा रही है फ़ौजियों के पास, अब हमारी अपील जा रही है पुलिस के सिपाहियों के पास, क्योंकि फ़ौज के सिपाही और पुलिस के सिपाही किसानों की औलाद है, मज़दूरों की औलाद है। और उनसे कहा कि तुम असला उठाओ, जनरल हेडक्वार्टर से राइफलें निकालो, मज़दूरों और किसानों के साथ खड़े होकर बादशाह के महल पर कब्ज़ा करो। और वो उनकी थीसिस जो है अवाम तक पहुंची और उसके नतीजे में 27 अक्टूबर 1917 को जो नया कैलेंडर बना उसके मुताबिक 7 नवंबर 1917 को मज़दूर किसान खड़े हुए, फ़ौजियों ने राइफलें उठाईं, पुलिस ने अपने हेडक्वार्टर से राइफलें उठाईं और सब बादशाह के महल के गिर्द जमा हो गए और अंदर घुस गए। और अंदर जाकर केरेंस्की को गले से पकड़ा, बादशाह को और उसके ख़ानदान को पकड़ा। लोग मार रहे थे, लेकिन लेनिन ने कहा कि नहीं, मारो नहीं, इनको हम सजा के रखेंगे। लोगों को पता चले कि एक मियाँ, एक बीवी, एक उनका बेटा, 2 बेटियाँ, इन 5 अफराद के लिए पूरा सोवियत यूनियन, पूरा रूस, उस रूस में रशियन फेडरेशन और 12 दूसरी रियासतें, वो सब इनकी अयाशियों का सिर्फ समर बर्पा कर रहे हैं, बाकी अवाम को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो उनको महफूज किया और जगह भेज दिया कि इनको कोई कत्ल न करे, और उन्होंने इक़्तिदार संभाल लिया। और जब इक़्तिदार संभाला तो उस ज़माने में वहाँ पर लिटरेसी रेट पता है कितना था? 1916 में पढ़े लिखे लोग मानी कौन से? जो 7वीं जमात तक पढ़े लिखे थे, जो 7वीं जमात तक पढ़े लिखे थे, उनकी टोटल मुआशरे में पता है तादाद कितनी थी? 30%। 17 में इनकलाब आया नवंबर में, 18 के जनवरी तक उन्होंने 30% को 37.7% तक पहुंचा दिया, यानी 7.7% तक उसको पहुंचा दिया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने 1937 तक, ये देखे कमाल की बात, इलादा कुर्सन ते थी वियो बा, इला अचो कुर्सन ते वियो, कुर्सन ते वियो, अचो। 1937 तक, 17 से 37, 20 साल के अंदर उन्होंने क्या कमाल करके दिखाया कि 99.9% यानी तकरीबन 100% वहाँ पर तालीम हो गई। और तालीम 7वीं जमात वाली नहीं, कम अज़ कम आज के स्टैंडर्ड के मुताबिक इंटर पास,
उस तालीम तक पहुंचा दिया। जब 1917 में इनकलाब आया तो वहाँ पर लोगों की बेरोजगारी का आलम क्या था? वहाँ पर 76% लोग बेरोजगार थे, जिनका कोई परमानेंट मुस्तकिल रोजगार नहीं था। और उन्होंने 1937 तक पहुँचते पहुँचते, जो 37 के आदाद शुमार है जिसको अमेरिका भी मानता है, और उन्होंने एक चमत्कार दिखा दिया कि 1937 में रोजगार के लिए 100% रोजगार मुहैया कर दिया, 100%। और इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि 1917 में एक घर में जिसकी 65 स्क्वायर यार्ड जिसके होते थे, यानी गज, उसमें ख़ानदान जो रहते थे उसमें 20 अफराद थे। उन्होंने 65 गज का घर बनाकर और कहा कि इसमें अब जो नौजवान शादीशुदा जोड़े हैं उनको हम अलाट करेंगे, और 1937 तक हर आदमी को घर मुहैया कर दिया। यानी 17 में इनकलाब आया, 1937 तक उन्होंने तालीम, इलाज, रोज़गार और शादीशुदा जोड़े के लिए घर मुहैया किया। ये सब 20 साल के अंदर किया। ये चमत्कार है, ये कोई आम बात नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, इटली ने, स्पेन ने, नीदरलैंड यानी हॉलैंड ने, पुर्तगाल ने, इन्होंने दुनिया पर कब्जे करके, अफ्रीका, एशिया के ममालिक पर कब्जा करके वहाँ से सोना, वहाँ से तांबा, वहाँ से कीमती धात ले गए, वो जाके बेचे और उसके नतीजे में अपने मुल्क की तामीर की। हमारे एशिया और अफ्रीका से लोगों को गुलाम बनाकर बगैर किसी उजरत के वहाँ काम कराया, उसके नतीजे में ये शानदार इमारतें उन्होंने बनाई। लेकिन रूस ने किसी को लूटा नहीं, किसी को लूटा नहीं। एक दिलचस्प वाक़या आपको सुनाता हूँ। एक किताब है जिसका नाम है अफगान सोवियत रिलेशंस इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। उसका उर्दू में तर्जमा है, जो आप ले सकते हैं किसी भी बुक शॉप से, कि अफ़गानिस्तान और सोवियत यूनियन के ताल्लुकात तारीख़ के रोशनी में। उसमें लिखा है कि अमीर अमानुल्लाह का वालिद अमीर अब्दुर्रहमान कामरेड लेनिन से मिलने गया 1919 में, कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक कबायली इलाका है, अंग्रेज़ रोज़ाना घुसता है, अफ़गानिस्तान के इलाकों पर कब्ज़ा करता जाता है, हम अपनी फ़ौज मुनज़्ज़म करने जा रहे हैं, लिहाजा हमें कुछ ट्रेनिंग दें, कुछ माली मदद करें। लेनिन ने अपने वज़ीर ख़जाना को बुलाया और उनसे कहा कि इनको कुछ 1000 रूबल दे दो। ये 1919 की बात है। इनको कुछ रूबल दे दो। उन्होंने ला के रूबल दिए, कहा कि आप अपने लोग यहाँ भेजें, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। उन्होंने कहा अभी तो हमारे पास इतने नहीं है, आप अपने लोग वहाँ भेजें। तो लेनिन ने अपने फ़ौजी भेजे उनकी ट्रेनिंग के लिए। पैसे देकर अमीर अब्दुर्रहमान ने कहा कि ये पैसे तो हो गए फ़ौजियों की तनख्वाह के लिए, लेकिन जो कबायली सरदार हैं वो अपना इलाका हमारी हुकूमत के हवाले तब करेंगे जब उनको पैसे देंगे, उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो लेनिन ने वज़ीर ख़जाना को बुलाया और उनसे कहा कि आप जो है अमीर को पैसे दें, मज़ीद पैसे दें। तो उसने कहा कामरेड लेनिन आप क्या कह रहे हैं, हमारे इनकलाब के ख़िलाफ़ किसानों को उकसाया गया है, खाने जंगी शुरू हो गई है, 17 ममालिक जो है वो सोवियत यूनियन का घेरा करके बैठे हुए हैं, जंग ख़त्म हो गई है, लेकिन वो इंतज़ार में हैं कि किस वक्त हम कमज़ोर हों तो दोबारा हमारे ऊपर हमला करके हमारी हुकूमत ख़त्म करें। ये पैसे जो इनको देंगे तो हम अपना कैसे चलाएंगे किस्सा। तो कामरेड लेनिन ने एक तारीख़ी जुमला कहा। उन्होंने कहा कि ये इनकलाब सिर्फ रूसियों के लिए नहीं है, ये इनकलाब दुनिया की अक़वाम के लिए है, इनकी मदद करें। और उन्होंने पैसे दिए, जिसके बाद अफ़गानिस्तान की हुकूमत खड़ी हुई और वो कबायली जो रजवाड़े थे उसको एक मुत्तहिदा रियासत की शक्ल मिली। इस तरह उस इनकलाब ने 1917 के अक्टूबर से लेकर 1952 तक
1953 तक 117 ममालिक को आज़ादी दिलाई। कितने ममालिक? 117 ममालिक और अक़वाम को आज़ादी दिलाई। उसी जिदोजहद के नतीजे में हिंदुस्तान भी आज़ाद हुआ, ये पाकिस्तान भी बना। और आज दुनिया की कोई 222 ममालिक हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर हैं, लेकिन 117 ममालिक जो है उनको आज़ादी उस सोवियत इनकलाब ने दिलाई। और लेनिन ने 1921 में ताशकंद में एक मीटिंग बुलाई अफ्रीका और एशिया के अक़वाम की, और उनसे कहा, जिसमें हिंदुस्तान से एम.एन. राय शरीक हुए और उसकी प्रेसिडियम में एम.एन. राय मौजूद थे। वहाँ पर उन्होंने कहा कि एशिया की अक़वाम, अफ्रीका की अक़वाम अपनी आज़ादी के लिए जिदोजहद करें, हम आपकी अखलाकी, माली, टेक्निकी हर तरह की मदद करेंगे। और उसी मदद का ये नतीजा था कि 1951-52 तक 117 ममालिक आज़ाद हो चुके। कॉमरेड स्टालिन ने लेनिन के बाद एक तारीखी किरदार अदा किया। उस तारीखी किरदार का ये नतीजा था कि दुनिया के अंदर 117 ममालिक आज़ाद भी हुए और वहाँ पर सोशलिस्ट निज़ाम भी आया। और दूसरी आलमी जंग जो थोपी गई सोवियत यूनियन पर, जिसमें 2.5 करोड़ लोग शहीद हो गए। आप यूट्यूब चैनल पर सर्च करें, वार ऑफ स्टालिनग्राड, वार ऑफ स्टालिनग्राड। आप वो यूट्यूब पर देखें कि फौजियों के हिटलर ने एक शहर स्टालिन पर कब्जा करने के लिए, स्टालिनग्राड पर कब्जा करने के लिए 12 लाख फौज भेजी थी। कितनी? 12 लाख। और वहाँ पर लोगों लड़े, फौजी शहीद हो रहे थे और कामरेड जो है कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर वो महाज़ जंग पर जा रहे थे। उनको ट्रेनिंग असले की नहीं थी। आखिर असला ख़त्म हो गया, उनका भी असला ख़त्म हो गया, तो एक दूसरे से घूसों से लड़ रहे थे। और पूरे सोवियत यूनियन के 2.5 करोड़ लोग जो है उस जंग में शहीद हो गए। और स्टालिनग्राड, लेनिनग्राड, जिसको अब सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं, उनका आलम यह हो गया जो आज आप गजा में देख रहे हैं इमारतों की हालत, बिल्कुल फिनिश। और ये कब जंग शुरू हुई? 1939 में वो जंग शुरू हुई, आलमी जंग जिसको कहते हैं। और 1941 में उन्होंने हमला किया। 41 से लेकर 45 तक ये जंग चली। आखिर में उस स्टालिन ने उस हिटलर की फौज को शिकस्त दी। और शिकस्त देकर, उसे शिकस्त देकर जर्मनी के वो इलाका जहाँ पर बर्लिन में पार्लियामेंट थी जर्मनी की, जहाँ पर चांसलर की ऑफिस थी, जहाँ पर प्रेसिडेंट की ऑफिस थी, वो सब जो है रूस ने फतह किया। और फिर वो वहाँ जर्मनी का एक मशरकी जर्मनी मुल्क बनाकर इक़्तिदार उनको देकर वापस चले गए। ये कॉमरेड स्टालिन की वो कामयाबी। अब रूस में इनकलाब ख़त्म हो गए, वहाँ पर मज़दूरों की हुकूमत नहीं रही। बहुत सारे लोग अब भी इस गलत फहमी का शिकार हैं कि वो रूस है जिससे हमारी मोहब्बत थी, जिसके हमारा इश्क था, जो हमारा काबा किबला था। लेकिन अब वहाँ पर माफियाओं की हुकूमत है। 2-3 वाक़यात में आपको सुनाता हूँ। पहली बात कि जंग अजीम, दूसरी आलमी जंग के शुरू होने से पहले उन्होंने 100% तालीम कर ली थी, 100% रोज़गार, 100% इलाज, 100% घर मुहैया किया था। इस वक्त यानी उस इनकलाब को ख़त्म हुए अभी 33 साल हो गए। उस 32 साल हो गए। उस 32 साल के अंदर अब रूस की कैफियत क्या है कि असले में अमेरिका का मुकाबला कर रहा है, लेकिन बेरोज़गारी 8% है। 17 से 19% तक लोग जो है वो उनके पास घर मुहैया नहीं है। सोवियत यूनियन के ज़माने में हर साल 2 मिलियन 20 लाख नए घर बनाते थे। अब गवर्नमेंट ने घर बनाने बंद कर दिए हैं। हमारी तरह बिल्डर्स घर बना रहे हैं। गरीब के पास तनख्वाह हो तो वो घर खरीद सके, पैसे हों तो खरीद सके, वरना वो छोटे छोटे घरों में 20-20, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि मैं मास्को गया,
मैं सेंट पीटर्सबर्ग गया, वहाँ पर सहाफ़ियों से हमने ब्रीफिंग ली। उन्होंने कहा कि अब आलम यह है, एक बहुत बड़ा प्लाजा था 7 मंजिला, बहुत बड़ा फैला हुआ। उन्होंने बताया कि यहाँ पर कमरे चौड़े हैं, यानी 18 बाय 18 के कमरे हैं, और फ्लैट में 2 कमरे होते हैं, लाउंज होता है। अब उन्होंने कहा कि कमरे में पार्टीशन दी गई है हर एक में, और जो बरामदे हैं उसमें पार्टीशन दी गई है, और वो फ्लैट जिसके पास है वो बेघर लोगों को वो किराए पर दे रहा है। तो 18 बाय 18 वाला कमरा जो है वो अब 9 बाय 9 का कमरा हो गया है, और 9 बाय 9 के कमरे में ख़ानदान पूरा रहता है। ये आलम हो गया है। और इस वक्त लिटरेसी रेट, जो तालीम की शरह है, वो पता है कहाँ तक पहुँची है? इस वक्त वहाँ पर तालीम की शरह 6% गिर गई है, यानी 94% पढ़े लिखे लोग हैं, 6% जो है वो अनपढ़ लोग हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है कि तालीम हासिल कर सकें। एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ प्यूटन ने हर अपने मुखालिफ को या तो कार एक्सीडेंट में मरवाया या जेल में डाल दिया, और उसका आज से 10 साल पहले जिस आदमी ने मुकाबला किया था वो इस वक्त जेल में पड़ा हुआ है 10 साल से। और आज दुनिया पर कब्जे के लिए उन्होंने एक तंजीम बनाई है जिसका नाम है वैगनार। आप लोग तारीख से वाकिफ होंगे यकीनी तौर पर। वैगनार पता है किसका नाम था? तारीख को ज़रा ढूंढिए कि वैगनार किसका नाम था। हिटलर का मौसीकी सुनाने वाला जो बंदा था उसका नाम वैगनार था। यानी प्यूटन जो है वो अपना हीरो किसको मानता है? हिटलर के म्यूजिशियन को, जो गीत सुनाता था म्यूजिक पर, और उस वैगनार के जरिए अफ्रीका पर कब्जा किया हुआ है। अमेरिका, रूस और चीन, इन तीनों ने अपने खुफिया तरीके से एजेंसीज बनाई है, और वो एजेंसीज जो है, जिस तरह हमारे यहाँ ये सिक्योरिटी एजेंसीज है ना, रिटायर्ड फौजियों ने बनाई हुई है कि हमारे दुकानों की हिफाजत, बैंक की हिफाजत, ऑफिसों की हिफाजत करते हैं, इसी तरह उन्होंने एक फौजी जत्थे बनाए हैं। और वो वैगनार ग्रुप जो है उसकी हालत ऐसे ही है जैसे अमेरिका ने उसामा बिन लादेन की क़यादत में अलकायदा बनाया, और जब उसामा बिन लादेन अमेरिकी कंट्रोल से निकला तो उसे उड़ा दिया, मार दिया। बिल्कुल इसी तरह वैगनार का कमांडर जो है प्रबोजन, उन्होंने प्यूटन का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में जहाज़ में उसे 5 आदमियों समेत उड़ा दिया गया। और आज वैगनार जो है वो अफ्रीका के कई हुक्मरानों की हिफाजत कर रहे हैं, और वहाँ पर सोने, यूरेनियम और प्लाटिनम की कानें उनके कब्जे में हैं। उसके बदले वो हुक्मरानों की हिफाजत करते हैं, और जाहिर है ये रूसी हुकूमत के बगैर नहीं हो सकता। और आज दुनिया, जब सोवियत यूनियन मौजूद था तो जमाल अब्दुल नासिर ने, जो 1958 में इक़्तिदार में आया, वो 61 में उन्होंने फैसला किया कि ये नहर सुएज़ दरिया जो है, नहर सुएज़ जो है, इसको मैं कौमी मिल्कियत में ले लूँ। नहर सुएज़ क्या है कि एक तरफ समंदर, दूसरी तरफ समंदर, बीच में कोई 200 किलोमीटर के करीब ज़मीन थी। उस ज़मीन को बरतानिया ने जब वहाँ कब्ज़ा किया तो उन्होंने उसको नाली बनाकर खोद कर और एक नहर बना दी। उस नहर की चौड़ाई जो है 20-25 किलोमीटर में है। अब 2 समंदर आपस में मिल गए, लिहाजा एशिया, अफ्रीका, यूरोप जो है उसके दरमियान तिजारत आसान हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन हमारी है। जब बरतानिया का कब्ज़ा था, ठीक है, उसके कब्ज़े में था, अब तो मिस्र आज़ाद है, लिहाजा हम नहर सुएज़ पर अपनी अमलदारी कायम करेंगे। तो बरतानिया ने अमेरिका के साथ मिलकर ऐलान किया कि जमाल नासिर अपनी फ़ौज भेजे, हम वहाँ पर अपने बहरी बेड़े भेज रहे हैं, उनको उड़ा देंगे। तो रूस के सदर ने पता है क्या किया था? उन्होंने ऐलान किया कि अगर नहर सुएज़ में बरतानिया और अमेरिका के बेड़े जो उसके नुक्कड़ पर खड़े हैं, ये अगर वहाँ से
पीछे नहीं हटाए गए तो हमारा मिसाइल जो है वो वाशिंगटन में वाइट हाउस पर गिराया जाएगा और अमेरिकी सदर खौफ के मारे अपने बहरी अड्डे वापस ले गए। इसी तरह का एक वाकया हुआ कि क्यूबा, जब उस पर अमेरिकी पिट्ठू बैतिस्ता की हुकूमत थी तो वहाँ पर उनके जजीरे अमेरिकियों के इस्तेमाल में थे, तो बाकी तो जजीरे इनकलाब के बाद उनके हाथ में आ गए, जो थोड़ा सा दूर था जिसको ग्वांटानामो बे कहा जाता है। उस ग्वांटानामो पर अमेरिका का कब्जा आज भी है। वो क्यूबा को उसकी पैसे देता है, लेकिन इनकलाब के बाद उन्होंने पैसे वापस कर दिए। फिडल कास्त्रो ने हवाना के स्क्वायर पर खड़े होकर अमेरिकी चेक आया था उसको माचिस की तीली से जलाया कि हमें अपना जजीरा वापस चाहिए, तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तो वहाँ पर एक जजीरा था ग्वांटानामो के करीब जिसको कहा जाता है बे ऑफ पिग्स, यानी जहाँ पर सूअर ज़्यादा होते हैं। उस पर अमेरिकियों ने फौजें उतारना शुरू की पैराशूट के ज़रिए कि हम क्यूबा पर हमला करेंगे, कास्त्रो की हुकूमत ख़त्म करेंगे। ये 1962 की बात है, 63 की। रूस के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि अगर अमेरिकी फ़ौजें वहाँ से नहीं निकाली गई, और ये ऐलान कहाँ किया, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में मौजूद था, वहाँ डाइस पर खड़े होकर तकरीर करते हुए जूता उतारा और जूता उतार कर डाइस पर लगाकर अमेरिकियों से कहा कि अपने फौजी 24 घंटे में निकालो वरना हमारा हमला वाशिंगटन पर होगा। अमेरिका मजबूर होकर वहाँ से निकाल के ले गया। अभी हमारे पाकिस्तानी मौलवी और मुल्ला हजरात बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में हमने कम्युनिस्टों को शिकस्त दे दी, अफ़गानिस्तान से हमने रूस को शिकस्त दे दी, ऐसी शिकस्त दी कि सोवियत यूनियन टूट गया। मेरे भाइयों, इनकलाब को इन्होंने नहीं तोड़ा, इनकलाब को गोरबाचोफ ने तोड़ा, क्योंकि गोरबाचोफ का टोला जो है वो सोवियत यूनियन को सोशलिस्ट निज़ाम में नहीं रखना चाहते थे और उन्होंने अमेरिका से साजबाज करके उस मुल्क को तोड़ा और रूस जो है वहाँ से बाहर निकल गया। ये जो माशी बहरान की बातें करते हो ये टोटली झूठ है। आपको मैं बताता हूँ, अमेरिका के CIA के फैक्ट बुक होता है, आप वेबसाइट पर चले जाएं और लिखें इकोनॉमिक कंपटीशन बिटवीन USSR एंड USA, ये एक पूरा कॉलम 3 आएंगे। एक तरफ जो है वो सोवियत यूनियन के आदाद-ओ-शुमार, दूसरी तरफ अमेरिका के आदाद-ओ-शुमार, तीसरी तरफ CIA के फैक्ट बुक के आदाद-ओ-शुमार होंगे। 1984 तक सोवियत यूनियन अमेरिका से शरह तरक्की में 2%, 3% हमेशा आगे रहा। अमेरिका ने कहा कि सोवियत यूनियन गलत आदाद-ओ-शुमार पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी CIA जो है उसने जो वहाँ पर फैक्ट्स हासिल किए हम वो बयान करते हैं तो वो भी डालें, और उसमें फ़र्क क्या है, 1%, 1.5% का। यानी फिर भी अमेरिकियों ने कबूल किया कि शरह तरक्की सोवियत यूनियन की अमेरिका से आगे। वो यकायक 1985 में शरह तरक्की जामिद होना शुरू होती है, 87 में आके शरह तरक्की खसारे में, यानी अमेरिका से मुकाबला तो छोड़िए पर तरक्की माइनस में जाने लगी। और वो क्यों हुई? क्योंकि गोरबाचोफ समझता था कि जब तक रूसी अवाम को इस इनकलाब के ख़िलाफ़, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं भड़काया जाएगा तब तक हम इस निज़ाम को ख़त्म नहीं कर सकते। तो उन्होंने अवाम को तंग करने के लिए तरक्की की शरह को स्लो कर दिया। मार्केट में चीज़ें न मिले, लोग जाकर सुबह को स्टोर के सामने खड़े हों कि अंडा डबल रोटी ले, लाइन खड़ी हो जाए और आधी लाइन तक पहुँचे तो पता चला कि स्टोर से माल ख़त्म हो गया। भाई ये क्यों ख़त्म हुआ? जानबूझकर। और फिर उन्होंने उसको तोड़ा। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए तस्लीम भी कर ले कि इन्होंने सोवियत यूनियन को तोड़ा, अफ़गानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत ख़त्म कराई डॉक्टर नजीब की, हम तो फिर भी लड़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त अमेरिका के जूते कौन खा रहा है? यही इस्लामिक टेररिस्ट जो कल उनके आँख का तारा थे, जिनको जिहादी कहा जाता था, जिनको पाकिस्तान
पूरी दुनिया से ढूंढकर अपने मुल्क में ले आता था, ताज पहनाता था और क्लाशनकोफ हाथ में देकर शहरों में घुमाता था कि ये हैं वो मुजाहिद जो कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज वही मार खा रहे हैं। अमेरिका मार रहा है, चीन मार रहा है, रूस मार रहा है, और जो छोटे मोटे बाकी ग्रुप बचे हैं वो किराएकश है। कोई हिंदुस्तान का किराएकश है, कोई ईरान का किराएकश है, कोई चीन का, कोई रशिया का और कोई अमेरिका का। यानी आज वो एक कमोडिटी बन गई है, किराएकश बन गए हैं। जो ज़्यादा पैसा दे उसके मफाद में वो जंग लड़ते हैं। जैसे रूस ने बनाई है वैगनार, अमरीकियों ने अलकायदा और बाद में तालिबान बनाए। इसी तरह की ये तंजीमें अब काम कर रही हैं। और फ़लस्तीन के मसले पर, अरबों के मसले पर आप यूट्यूब चैनल पर देखें कि इसराइल ने 1967 यानी 1948 से लेकर 67 तक कोई जंग करने के लिए तैयार नहीं था अरबों पर, क्योंकि अरबों को 3 ममालिक को, मिस्र, इराक और शाम, उसको सोवियत यूनियन ने एक जहाज़ दिया था MiG-21, और उस MiG-21 का इतना डर था कि उसका वज़न कम, यानी फ्रांस ने जो जहाज़ दिए थे इसराइल को, अमेरिका ने जो जहाज़ दिए थे, बरतानिया ने जो जहाज़ दिए थे, उसके मुकाबले में उसका वज़न कम, स्पीड ज़्यादा, आवाज़ नहीं। और उस खौफ के मारे इसराइल ने हमला नहीं किया। आखिर में क्या हुआ कि इराक में एक पायलट था जो क्रिश्चियन था और उसको प्रमोट नहीं किया गया, जैसे पाकिस्तान में अहमदियों को फ़ौज में प्रमोशन नहीं मिलता, जिस तरह पाकिस्तानी फ़ौज में क्रिश्चियंस को प्रमोशन नहीं मिलता। इसी तरह इराक की फ़ौज में एक पायलट था, वो एयर कमोडोर नहीं बन सका क्योंकि उसके फाइल पर लिखा गया कि आप क्रिश्चियन हैं। उसके बाद उसकी बीवी के उसकी बीवी भी क्रिश्चियन थी। इसराइल ने, मूसाद ने कोशिश की कि कोई MiG तैयारा हासिल किया जाए, और उन्होंने अपने जासूसों के मार्फत उस पायलट तक रब्ता किया और उस पायलट को पैसे भी दिए। और वो पायलट जब जहाज़ उड़ा के ले गया तल अबीब, ये 1966 की बात है, तो 1967 में उन्होंने अरबों पर हमला किया और मिस्र और शाम के, ख़ास तौर पर मिस्र के एयरपोर्ट्स पर खड़े जहाज़ जो है सारे के सारे उन्होंने तबाह कर दिए। ये सोवियत यूनियन लोगों की मदद करता था। फ़लस्तीन पर इस तरह यहूदी यानी सहूनियत पसंद इस तरह हमले नहीं करते जिस तरह आज उन पर हमले हो रहे हैं। ये क्यों हमले हो रहे हैं कि आज दुनिया के अंदर कम्युनिस्ट रियासत नहीं है, दुनिया के अंदर ताकतवर सोशलिस्ट ब्लॉक नहीं है। इस वजह से आज ये हो रहा है। आज पाकिस्तान के अवाम का आलम यह है कि कभी उनको बड़े सजा के, संवार के जरदारी साहब पेश किया जाता है, कभी नवाज शरीफ पेश किया जाता है, कभी इमरान खान पेश किया जाता है। वो अपने जेब से निकाल के रखते हैं। यानी सियासतदान किसको कहा जाता है? जो लोग सियासत में निचले अंदाज से, जैसे हमारे ये दोस्त हैं, हम हैं कि कारकुन से बढ़ते बढ़ते लीडर बन गए। हमारे यहाँ वर्दी वाले, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, बने बनाए लीडर अपनी नर्सरी में लोगों को बनाते हैं जिनको न तकरीर। आप जरदारी साहब की तकरीर सुने, इतना अरसा हो गया सियासत में। बेनज़ीर की शहादत 2008 में हुई है और 2009 से लेकर वो तकरीरें कर रहा है। 9 से लेकर आज तक 14 साल हो गए, लेकिन तकरीर करने नहीं आती। नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनाए, 3-4 इलेक्शन लड़ाए, 5 इलेक्शन लड़ाए, आज तक तकरीर करने नहीं आती। इमरान खान तकरीर करने नहीं आती, कोई प्रोग्राम पेश करना नहीं आता, लेकिन मीडिया के ज़ोर पर, सरदारों और जागीरदारों के ज़ोर पर उन लोगों को लीडर बना के हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। और जब से इक़्तिदार आला पर इनका कब्ज़ा हुआ है सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का, उस वक्त से लेकर पाकिस्तान ज़वाल पजीर, मईशत तबाह। हमारी जो ज़राअत गंदम एक्सपोर्ट करने लगी थी, चावल एक्सपोर्ट करने लगे थे, हमारी जो रुई है
वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही थी, दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो सब तबाह हाल की तरफ है। हमारी फी एकड़ पैदावार घटती जा रही है। सनत जिसके लिए रियासत ने 5 साल का एक मंसूबा पेश किया था, जिसको PIDC के ज़रिए इम्प्लीमेंट किया गया। सनतों को सरकार ने डेवलप किया, बाद में फ़रोख्त करके उन्होंने सरमाएदारों को दे दी। उसके बाद मुख्तलिफ सनतकारों ने सरमाया लगाया, फैक्ट्रियाँ बनाई, इतने टैक्स नाफिज किए गए हैं कि आज पाकिस्तान की सनत पाकिस्तान में बांग्लादेश का मुकाबला नहीं कर सकती, चीन का मुकाबला नहीं कर सकती अपने मुल्क में। इस वजह से यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, मुल्क से बाहर जा रही हैं। पहले बांग्लादेश जा रही थी, अब जो है वो अज़रबैजान और तुर्की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में सनत ख़त्म होती जा रही है। उसका नतीजा क्या निकल रहा है? बेरोज़गारी बढ़ रही है, अफलास बढ़ रहा है, और हुक्मरानों की अयाशियाँ कम नहीं हो रही। पार्लियामेंट डिज़ाल्व हो गई, कौमी असम्बली नहीं रही, सूबाई असम्बलियाँ नहीं रही, 1000, 1200, 1500 मेंबरों का जो ख़जाने पर बोझ था वो ख़त्म हो गया। न उनको गाड़ी दी जा रही है, न गाड़ी की मेंटेनेंस, न गाड़ी का पेट्रोल, न उनके आने जाने का किराया, न उनकी गैस, न बिजली, न उनको पेट्रोल। लेकिन उसके बावजूद मुल्क खसारे में जा रहा है, क्योंकि ये अयाशियाँ बढ़ाते जा रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ ख़रीदते जा रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं? एक तरफ दुनिया से कर्जा ले रहे हैं और उनके शराइत पर नए टैक्स लागू करके अवाम को महंगाई के तूफान में मुब्तला करते हैं। दूसरी तरफ रोज़गार के दरवाजे बंद किए हुए हैं, और तीसरी तरफ कौमी असासे जो अवाम से टैक्स वसूल करके फैक्ट्रियाँ लगाई, अवाम के सरमाए से लगी, अब वो बेची जा रही, PI बेची जा रही है, रेलवे बेची जा रही है। क्या टर्म ईजाद किया है? आउटसोर्स। आउटसोर्स सीधा सीधा कहो ना कि ठेके पर दे रहे हैं, लफ्ज़ वो इस्तेमाल नहीं करते। अब जब आप चला नहीं पा रहे, मुल्क आए दिन मज़ीद कर्ज़ों में घुसता जा रहा है, धंसता जा रहा है, तो जब आप ठेके पर स्टील मिल दोगे, PIA दोगे, ये इदारे दोगे, तो उसके बाद वापस कहाँ से लोगे? पैसा तो आपके पास होगा नहीं। और अब पता यह है कि पाकिस्तान के जितने हाईवेज़ है, गवर्नर हाउस है, वज़ीर आला हाउस है, पार्लियामेंट हाउस है, ये भी आउटसोर्स किए जा रहे हैं, ठेके पर दिए जा रहे हैं। और तो छोड़िए, 40 लाख एकड़ ज़मीन से ज़्यादा ज़मीन जो है वो अपने किसानों को नहीं दे रहे, अपने किसानों को गोलियां मारकर, जैसे वो वाक़या हुआ माड़ी जलबानी में, इस तरह लोगों को मारकर ज़मीन खाली करा रहे ताकि वो उस कारपोरेट कैपिटल को दे, वो सऊदी अरब को दे, वो UAE को दे। यानी UAE अरब इमारात जो है, उन्होंने चीन से मुआहदा किया और वहाँ पर रेत में चावल पैदा कर दिया, और हम इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन जो है वो दूसरों को दे रहे हैं। तो आज आलम यह है, जो गंदम का आटा हमारे पास 8 और 10 रुपए का किलो था, वो 160 रुपए किलो बिकने लगा है। जो चावल हमारे पास 30 और 40 रुपए का था, आज वो 400 रुपए किलो बिक रहा है। ये सब कुछ क्यों हो गया है? क्योंकि हुक्मरानों ने इतने टैक्स नाफिज कर दिए। अब ज़रूरत इस बात की है कि इसके खिलाफ जदोजहद की जाए, लेकिन उन्होंने अपने रास्ते बनाए हुए। साम्राज्य चालाकी से रास्ते बनाता है। वो क्या बनाता है कि उन्होंने पहले कहा कि दुनिया में जमहूरियत होनी चाहिए। सोशलिज्म और कम्युनिज्म में जमहूरियत नहीं होती, प्रोलेटारिया डिक्टेटरशिप होती है, मजदूरों की डिक्टेटरशिप होती है, एक ही पार्टी हुक्मरानी करती है। भाई, एक पार्टी हुक्मरान थी, सरमाएदार को पार्टी बनाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन कोई बेरोज़गार नहीं था, कोई बेघर नहीं था, कोई बगैर तालीम के नहीं था, कोई बगैर इलाज के नहीं था। और आपकी जमहूरियत में लोग बेरोज़गार होते हैं। अब तो उनकी जमहूरियत में मोदी जैसे, सरमाएदाराना जमहूरियत में मोदी जैसे डिक्टेटर आते हैं, जो नस्ली बुनियाद पर हिंदू वोट को इंटैक्ट रखने के लिए मुसलमानों, दलितों, क्रिश्चियन पर
जिंदगी अजीरन की हुई है। इनकी जमहूरियत से रूस में प्यूटन आता है जो 30 साल से हुकूमत में बैठा हुआ है, हर मुखालिफ को जेल में डाल देता है, यहाँ उड़ा देता है। उनकी जमहूरियत से इसराइल में नेतन्याहू आता है जो इंसान आदमखोर इंसानों का खून बहाता है, खून पीता है। और उनकी ही जमहूरियत से अमेरिका में ये सदर मुंतखब होते हैं जो पूरी दुनिया में कत्ले आम कराते हैं। लोगों को पीने के लिए दूध नहीं देते, लेकिन दुनिया को गोलियां दे रहे हैं, असला दे रहे हैं। इस वजह से इस सरमाएदाराना निज़ाम को दफन करके हमें अक्टूबर सोशलिस्ट इनकलाब की तरह इनकलाब बर्पा करना होगा, ताकि हम अपनी सनतें अपने पास रखें, ये किसी सरमाएदार के पास ना हो, ये मजदूरों के इंतज़ाम में हो। ज़मीन किसी वडेरे के पास ना हो, किसी जागीरदार के पास ना हो। किसानों की कम्यून्स बनाएं, कोऑपरेटिव इमदाद बाहमी की तंजीमें बनाएं, वो इसको चलाएं। वो ज़मीन किसानों की हो, जितनी पैदावार हो वो उसके घर जाए, और हुक्मरानी किसान मजदूर करे। और औरतें जो हमारी आबादी का 55% हो गई हैं, 56% हो गई हैं, जिंदगी के मामूलात में उसका हिस्सा 5% भी नहीं है। क्या औरत इसलिए है कि वो घर में बंद रहे और वो मर्द के सामने मोहताज हो? मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, मेरी बेटियों से पूछो कि जिस औरत को रोजगार है, नौकरी है, उसकी घर में इज्जत है, शान है, वो अपने शोहर से सर ऊंचा करके बात करती है। लेकिन जो औरत रोजगार से नहीं है, वो मर्द के सामने हाथ डालती है, हाथ टांगती है, और उसकी मर्द के सामने कोई इज्जत नहीं होती। तो ऐसा निज़ाम लाए जिसमें औरतों को यह आज़ादी हो, हुकूक हो, तालीम हो, रोज़गार हो, और वो इस इनकलाब के ज़रिए होगा। और वो इनकलाब लाने के लिए इनकलाबी पार्टी की ज़रूरत है, और उस इनकलाबी पार्टी के लिए हसन नासिर जैसे लीडर और कारकुनों की ज़रूरत है, जिन्होंने अपनी कुर्बानी का आला तरीन अजीम मिसाल कायम कर दिया। कि हसन नासिर हैदराबाद दक्खन के बादशाह घराने से थे। उसके घर को मैं देख के आया, वो एक हवेली नहीं, एक महल है। उसमें 300 कमरे थे, 300 कमरे। और वहाँ पर उनके ड्राइंग रूम में एक खूबसूरत औरत की मुजस्मा पड़ा हुआ था। उसके नीचे लिखा हुआ था कि ये बादशाह ने पेरिस की नुमाइश से 1911 में 1 लाख पाउंड में ख़रीदा। अब 1911 में 1 लाख पाउंड जो है वो आज का कितना होगा? लाखों करोड़। उस खानदान का रहने वाला। हम मीरों के महल में खैरपुर जाते हैं, वहाँ देखा है कि सोने के चम्मच पड़े हुए। तख्त जिस पर बादशाह बैठता था उसको सोने की पत्थर लगी हुई है, आप उठाएंगे तो उसमें वजन नहीं है क्योंकि दयाल की लकड़ी लगी हुई है। लेकिन हमने वहाँ पर देखा कि सोन क्या, डोंगा, कप, प्लेटें, हर चीज़ जो है वो सोने की। और जो टेबल थी उसको उठा के देखा, वो भी सोने की। और जो तख्त बादशाह का था वो भी सोने का। और उसको लात मारकर हसन नासिर ने कहा कि मैं मज़दूरों के साथ खड़ा हूँ, मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। क्योंकि उसका ज़मीर गवाह नहीं करता था, उसका ज़मीर ये गवारा नहीं करता था कि एक ख़ानदान जो है वो इस तरह अयाशी में गुजारे। बाकी इंसानियत की आलम यह हो कि भूखे और रोटी के लिए तड़पते रहें, बच्चे दूध के लिए तड़पते रहें। इस वजह से पाकिस्तान में उसके वालिदैन ने कहा कि भाई तुम निकलो, लंदन जाओ पढ़ने के लिए, तुम यहाँ पर इनकलाबियों और कम्युनिस्टों के असर में आ गए हो, किसान तंजीमों, मजदूर तंजीमों के साथ जुड़ गए हो, तुम निकलो यहाँ से। वो निकला। जब जहाज़ कराची में आके लैंड किया तो जहाज़ से उतर गया और पाकिस्तान में उन्होंने काम शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या अपने आप को डिक्लास किया, कितना अपने आप को गरीबों के करीब किया। हसन नासिर के लिए कहते हैं कि गोरा चिट्टा, यानी अंग्रेज़ इतना साफ और चिट्टे कलर का नहीं था जितना हसन नासिर था। लंबा 7.5 फुट कद,
एक वाकया उनकी ज़िंदगी का सुनाता हूँ। तंग तो नहीं हो गए, थक तो नहीं गए? 1 बज रहा, हाँ बस मैं यहाँ पर अमेरिकी सदर रूजवेल्ट आए हुए थे, तो जासूस इनको ढूंढ रहे थे। कामरेड से कहा गया कि आप जो है निस्तर पार्क में जाके 3 दिन गुजारे, वहाँ फर्श पर नीचे सोना होगा, घास पर। उसको भेज दिया, क्योंकि पार्क में पड़ा रहेगा कौन उसको देखेगा कि यहाँ पर कामरेड जो है वो घास पर सो रहा है। 1 दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरे दिन शाम को अमेरिकी सदर ने जाना था, तो किसी दोस्त को भेजा कि मालूम करो कुछ खाया पिया भी है उसने या नहीं। उन्होंने कहा कि मैं कैसे पहचानूं, क्योंकि अनजान आदमी भेजना था, अगर मशहूर आदमी भेजते तो वो भी पकड़ जाता, हसन नासर भी पकड़ जाता। तो उनको निशानी ये बताई गई कि वो कपड़े उसके मैले हो गएंगे, क्योंकि घास पर सोया होगा और सूखे घास की पत्तियां जिस्म में लगी होंगी। वो गया, देखा कि वहाँ पर वो जो ना पार्क में एक नल होता है पानी देने के लिए, उसके करीब एक बंदा बैठा हुआ है और हाथ से पानी पी रहा है। उन्होंने करीब जाके कहा कि मुझे पार्टी वालों ने भेजा है। उन्होंने मुड़ के देखा, कहा कि क्या हुआ, गया? कहने आज शाम को जाएगा। कहने दौड़ो, तीसरा दिन है, भूखा हूँ, पकोड़े वगैरह ले आओ और डबल रोटी ले आओ। यानी सोने के ताम खाने वाले, सोने बर्तन में ताम खाने वाले, वो मजदूरों के लिए रूपोश होकर फर्श पर पड़ा हुआ था, और तीसरे रोज अपने साथी से कह रहा है मेरे लिए कोई डबल रोटी और पकोड़े ले आओ। इस तरह हमारे इनकलाबी और कम्युनिस्ट कारकुनों को बनना होगा। ये पीपल्स पार्टी और हुक्मरान अशराफिया की पार्टियों ने कल्चर ये पैदा की है कि कारकुन और लीडर कीमती कपड़े पहनेंगे, कलफ लगा के कपड़े पहनेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठेंगे और अपने आप को नवाब जाहिर करेंगे। जो इस तरह की कल्चर अख्तियार करते हैं वो सियासी कारकुन कम, वो सियासत को कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं। सियासत जरिया है उनकी माशी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। इनकलाबी वो होते हैं जो हसन नासर के लिए। तो कम्युनिस्ट पार्टी और इनकलाबी पार्टियों को ऐसे कारकुन बनाने होंगे और अक्टूबर सोशलिस्ट इनकलाब लाने के लिए वो पार्टी मुनज़्ज़म करनी होगी, क्योंकि इनकलाब न फ़र्द वाहिद ला सकता है, न सारे लोग निकल पड़े तो इनकलाब ला सकते हैं। आपको पता है कि भुट्टो की शहादत के वक्त पूरा मुल्क निकल पड़ा था, इनकलाब नहीं आया। बेनज़ीर के शहादत के वक्त हर चीज़ जामद हो गई, फौज और पुलिस जाके सामने और थानों में दरवाजे बंद करके छुप गई, इनकलाब नहीं आया। इनकलाब पार्टी लाती है, पार्टी की क़यादत में आता है। तो इस वजह से उस कम्युनिस्ट पार्टी को, इनकलाबी पार्टी को मुनज़्ज़म करना होगा।